हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। तो यूपीएससी सीएससी हिंदी रिंकू लाइव में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर हिस्ट्री इन इजी वे। आसान तरीके से इतिहास की तैयारी कैसे करें। ये इतिहास बहुत लोगों को बहुत डराता है ना। जो भी साइंस स्ट्रीम वाले हैं, कॉमर्स स्ट्रीम वाले हैं, उनको बहुत डर लगता है हिस्ट्री से। तो आप लोगों को आज मैं बताऊंगी कि हिस्ट्री बहुत आसान है और हिस्ट्री आपको बहुत कह सकते हो कि बहुत आपको एनरिच करती है, आपकी नॉलेज को, आपकी नॉलेज को एनरिच करती है। और एक हिस्ट्री आपको इतना इंटेलेक्ट बना देगी कि आप किसी भी समाज में बैठकर किसी भी टॉपिक पर आप बहस कर सकते हैं। इसमें दर्शन, इंडियन फिलॉसफी, रिलीजन और इंडियन इकोनॉमी और इंडियन क्लाइमेट तक की बात की गई हुई है। तो आप ये इतिहास सिर्फ ये नहीं है कि जैसे मुझे चिढ़ाया जाता था कि जैसे मेरी फैमिली में जो साइंस स्ट्रीम लेकर पढ़ते थे उनको ही ज्यादा वैल्यू दी जाती थी। तो मुझे चिढ़ाते थे लोग कि मैं क्या पढ़ती हूं, कि बाबर के पिता का नाम क्या था और हुमायूं किसका बेटा था, अकबर का जन्म कब हुआ था। तो सिर्फ ये हिस्ट्री नहीं है और ये आपसे यूपीएससी कभी नहीं पूछता। तो क्या पूछता है कि अकबर ने सुलह कुल की जो नीति बनाई, उसके पीछे अकबर के क्या उद्देश्य थे और इससे उसके साम्राज्य को या उसके साम्राज्य के अस्थायित्व को इससे कितना बल मिला। मजहर जो कि एक अनाउंसमेंट था, घोषणा पत्र था, कैसे प्रेरित हुआ अकबर मजहर निकालने के लिए और मजहर ने अकबर को कैसे इनेबल किया। तो ये सब बातें हम लोग करते हैं हिस्ट्री में। और फिर हम लोग देखते हैं कि इसी हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं अद्वैतवाद क्या है, शंकराचार्य, रामानुज, है ना, सांख्य दर्शन, कपिल को पढ़ते हैं, गौतम न्याय दर्शन। तो ये जब कभी समाज में के वो वर्ग जो कि बैठ के जब भारतीय दर्शन पर बात करते हैं तो आपके पास इतना स्टफ होता है कि आप आराम से उनके साथ बातचीत कर सकते हो। और अगर साहित्य की बात की जाए तो आपको पता है कि वैदिक साहित्य से लेकर वैदिक काल में जो साहित्य लिखा गया, फिर उससे लेकर गुप्ताज पीरियड तक और फिर मेडिवल पीरियड में जो साहित्य लिखा गया, तो गुप्ताज पीरियड, वैदिक पीरियड से गुप्ताज पीरियड तक संस्कृत साहित्य लिखा गया। इसी में आप पाली भाषा में लिखा हुआ बौद्ध साहित्य भी देखते हो, अर्धमागधी भाषा में लिखा हुआ जैन साहित्य के भी नाम आपको पता है। आपको ये भी पता है कि किसमें क्या लिखा हुआ है। और आप मध्यकाल में आते हो तो आपको फारसी साहित्य के बारे में भी पता है ना। और फिर जब हिंदी की शुरुआत होती है तो आपको हिंदी साहित्य के बारे में भी पता है। तो हिस्ट्री आपको तो सबकी ही जानकारी दे रही है। अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो इकोनॉमी जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो क्लास 11th की इकोनॉमिक्स पढ़ो, एनसीईआरटी शुरुआत हुई है कि भारत में अर्थव्यवस्था पारंपरिक रूप से कैसी रही है, ब्रिटिश पूर्व और ब्रिटिश काल में, और फिर स्वतंत्रता के बाद अर्थव्यवस्था को पढ़ना होता है आपका इकोनॉमिक्स में, और ये आप हिस्ट्री में पढ़ते हो। तो आपको इनेबल बनाती है हिस्ट्री। आपको डेक्कन में सातवाहन क्यों कहते थे कि हम लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ, हम दक्षिणापथ के स्वामी हैं, क्यों सातवाहन अपने को कहते थे। तो आपको वहां का भौगोलिक एरिया फिर आप देखते हो कि अच्छा ये डेक्कन में यहां पर थे और बीच में तो पूरे के पूरे जो है पूरा प्लेट्यूज हैं। तो जो रूट मिलता होगा, वो रूट जो पूरा का पूरा आपका डेक्कन प्लेट्यू से लगा हुआ वेस्टर्न घाट से जो दक्षिण जाते थे, तो उस रूट पर ये शासन कर रहे थे सातवाहन। और जो भी अब दक्षिण जाएगा वो इनसे पूछ कर ही जाएगा या इनसे लड़ कर जाएगा, तो वो अपने को दक्षिणापथ का स्वामी कहते थे। तो फिर वहां का आप जो भौगोलिक कारण भी आप पढ़ते हो, तो आप फिर जो ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है, डेक्कन प्लेट्यू, इधर वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, नीलगिरी, ये जो जोड़ के ट्रायंगल बनाते हैं, तो आपका नॉलेज वहां पर दोनों काम आ रहा है ना। तो ये इतिहास है।
तो इतिहास सिर्फ ये नहीं है कि बाबर किसका बेटा था, कहां से आया था, और अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था, यही नहीं है। ठीक है, तो ये इसको आप बिल्कुल टेक्निकल तरीके से पढ़ो। जब हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे तो उसमें इतिहास दर्शन पढ़ते थे, एक सब्जेक्ट, तो उसमें था कि इतिहास क्या है। तो इतिहास क्या है, तो इतिहास केवल बीती हुई बात नहीं है, बीती हुई कहानी नहीं है, इतिहास एक विज्ञान है और इसको सामाजिक विज्ञान का नाम दिया गया है। तो इसको आपको टेक्निकल तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आई थिंक साउंड वगैरह सब क्लियर है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले अनअकैडमी देखिए, ये अनअकैडमी की सेकंड रैंकर जागृति अवस्थी, ये टॉप 20 के रैंकर्स हैं। कुल 169 प्लस सेलेक्शंस हैं, जिसमें टॉप 50 में 15 रैंकर्स हैं और टॉप 20 में अगर हम लोग बात करते हैं तो 7, ठीक है, 7 रैंकर्स हैं। और ये जो 15 रैंकर्स के नेम्स हैं, और ये आप लोग का इस संडे हुआ ज्योग्राफी पे, ऐसे ही ये एवरी संडे कॉम्बैट हुआ करता है, जिसमें 4 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप अनअकैडमी बांटती है। ठीक है, तो ये अभी अनअकैडमी का बुक वाला ऑफर भी आ गया है। 20 बुक्स अनअकैडमी आपको दे रही है और आप अनअकैडमी पर आने के लिए लोन करा सकते हैं। तो ये जो आप लिंक देख रहे हैं, लिंक, ये आपको अभी मेरी जो आप क्लास ले रहे हैं उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आप फिल कीजिए, अनअकैडमी की टीम आपको कॉल कर लेगी और अनअकैडमी की टीम आपको पूरी गाइड कर देगी कि आपको कैसे लोन कराना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे। और आप जिस भी एडुकेटर का कोड यूज करना चाहते हो, आप टीम को बता सकते हो कि मुझे इस एडुकेटर का कोड यूज करना है, आप मेरा भी कोड यूज कर सकते हो, मुझे ज्यादा खुशी होगी। तो रिंकू लाइव मेरा कोड है और ये कुछ मेरे बारे में। ये अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का ये पूरा का पूरा फीचर है, जिसमें पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लान किया जाता है, टेस्ट एनालिसिस की जाती है, स्टडी मटेरियल, स्पेशल स्टडी मटेरियल मिलता है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस मिलती हैं आपको, और प्लस लेते हो तो आपको ये सारा मिलता है। ठीक है, इसमें लाइव क्लासेस पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपका, अनलिमिटेड एक्सेस, वीकली टेस्ट आपको यहां पर भी मिलता है, और एडिशनल आप आइकॉनिक लेते हो तो वो बाकी फीचर्स मिल जाते हैं। तो ये आप लोगों का प्लस जीएस की फी है 44,550 एक साल, 64,800 2 साल, 81,000 3 साल। आइकॉनिक लेते हो तो 67,050 एक साल का, 1,04,175 रुपए 2 साल का, 1,38,375 रुपए 3 साल का। ठीक है, और इसी में आप लोगों का ये ऑप्शनल का है, जिसमें आपका 1 साल का 24,750 रुपए में हो जाता है। रिंकू लाइव कोड आप यूज करते हो तो आपको इस पर 10% का डिस्काउंट, और डिस्काउंट के बाद है इसमें 1 साल से 3 साल तक का हिस्ट्री ऑप्शनल मैं पढ़ा रही हूं, और इसके साथ जिनका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है उनको भी मैं पढ़ा रही हूं। ये चुनौती 2.0, इस पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। रिंकू लाइव कोड डालकर अपने को एनरोल्ड कर लीजिए। रिंकू लाइव मेरा कोड है और टेलीग्राम लिंक है unacademy_मुहिम। unacademy_मुहिम ये मेरा टेलीग्राम लिंक है। ठीक, तो अब बात करते हैं कि इतिहास की तैयारी। तो सबसे जरूरी आपको ये बताना होगा कि भाई इतिहास की तैयारी की शुरुआत आप कहां से करेंगे, तो और कहीं से नहीं, एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से शुरुआत करो। कुछ ऐसे आप लोगों में होंगे जिनका हिस्ट्री ऑनर्स होगा, जिन्होंने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री लेकर पढ़ी है, वो भी एनसीईआरटी एक बार जरूर पढ़ ले। किसके लिए, तो टर्मिनोलॉजीज के लिए, जो टर्म्स हैं यानी जो शब्दावलियां हैं उनके लिए, जो कि आप लोगों को अगर आपने सिर्फ स्टैंडर्ड बुक से ही, क्योंकि मैंने हिस्ट्री ऑनर्स किया है तो मैंने जो हर यूनिवर्सिटी अपनी अलग अलग बुक चलाती है, हर यूनिवर्सिटी में आपको जैसे कुछ अलग चुनिंदा लेखकों को पढ़ाया जाता है, तो उसमें एनसीईआरटी टर्मिनोलॉजी नहीं मिलती। तो जिनका हिस्ट्री ग्रेजुएशन में रहा है वो भी सिर्फ टर्मिनोलॉजीज के लिए,
और बाकी जिन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो उनका तो पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ये कौन देगा? तो आपको देगा ये एनसीईआरटी। तो इसलिए आप शुरुआत एनसीईआरटी से करो और आपको 6 जब पढ़ोगे आप तो 6 पूरा का पूरा आपको एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत के बारे में वो पूरा क्लियर कर देगा, पूरा ही। तो प्राचीन भारत में ये शुरू हो जाएगा आपका स्टोन एज से, पाषाण काल से। और क्योंकि जब आपने पढ़ा है कि प्लेस्टोसिन पीरियड में होमो सैपियंस आए, 2 पैरों पर खड़ा मानव, फिर किस तरह से वो धीरे धीरे कैसे कैसे उनका ग्रोथ होता है और नवपाषाण काल तक आते आते खेती की शुरुआत हो जाती है, कैसे आदि मानव रहते थे, भीमबेटका की गुफाओं से लेकर सब बताते हुए आपको मेहरगढ़ तक, भीमबेटका से मेहरगढ़ तक सारे स्थलों के बारे में, कब खेती की शुरुआत कहाँ हुई, अनाज पहले कौन सा उगाया, किस अनाज का साक्ष्य कहाँ से मिला है, और तब जाकर ताम्रपाषाण और कांस्य युग आता है, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक कल्चर, और उसके बाद महाजनपद में मगध साम्राज्य बनकर निकला, मगध क्यों शक्तिशाली बना। और फिर वो बताता है कि इसी मगध साम्राज्य में ही, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र बाद में बनी, चंद्रगुप्त मौर्य हुए और चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत विजय किया और इसी मौर्य वंश में अशोक हुआ और अशोक का धम। और इसके बाद आपको फिर बताया जाता है कि मौर्योत्तर काल में देखा कि कनिष्क के बारे में, सिल्क रूट के बारे में, इस समय कैसे कैसे लोग हैं समाज में, उनके बारे में भी बताया जाता है। दक्षिण में चोल, चेर, पांडे, और दक्षिण में किस तरह का समाज है, उत्तर भारत में किस तरह का समाज है। दक्षिण में जहां वेलल्ला भूस्वामी है, वही यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहां पर ऐसे लोगों को ग्राम भोजक कहा जा रहा है। तो पूरा कंपेरेटिव आपको बताया गया है उत्तर भारत और दक्षिण भारत के दोनों का इतिहास। उत्तर भारत में हर्षवर्धन तक और दक्षिण भारत में पुलकेशिन द्वितीय तक, ये पूरा आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ाती है और यही आपका प्राचीन भारत है। और बहुत आसान भाषा में आप इसको समझ लेंगे कि ये एंशिएंट हिस्ट्री है हमारा। और हर्षवर्धन के बाद का युग प्री मेडिवल पीरियड कहलाता है, जो राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार, इन सब से शुरू होता है। तो ये भी आपका फिर क्लास 7th में। तो क्लास 7th आपका चलता है कब तक? तो क्लास 7th आपका चलता है तब तक जब औरंगजेब के पीरियड में, या औरंगजेब के बाद आप कह लो, जब मुगल साम्राज्य का विघटन शुरू हो जाता है और हैदराबाद, बंगाल, अवध, ये मराठे, ये सब स्वतंत्र हो जाते हैं। वहां तक आपकी क्लास 7th की हिस्ट्री चलती है। और तब क्लास 8 शुरू होता है जब यूरोपीय भारत में आते हैं व्यापार करने के लिए। और किस तरह से फिर ये ब्रिटिश अलग है भारत में, ये किस तरह से अलग व्यवस्था लेकर आए, और पुलिस, न्याय, प्रशासन, सब कुछ उन्होंने एक नए तरीके से स्थापित किया और कैसे उन्होंने एक एक करके भारत को जीता। ये सब कुछ बहुत विस्तार से आपको क्लास 8 की एनसीईआरटी जो 2 वॉल्यूम में है बताया गया है। तो पूरा का पूरा अगर हम लोग कहें कि भारतीय इतिहास, अगर भारत के इतिहास की मैं बात करूं आपको, तो पूरा का पूरा भारत का इतिहास आप पढ़ लेते हो 6 to 8 में ही। तो आपको इतिहास समझ में आ जाता है कि अच्छा ये है हमारा इतिहास। तो स्टोन एज से लेकर स्वतंत्रता एवं विभाजन तक हमारा ये इतिहास चलता है। और यही पूरा का पूरा इंडियन हिस्ट्री है। अब जब ये हिस्ट्री आपको समझ में आ जाती है तो फिर आप इसमें एक एक जो फेज वाइज फिर पढ़ना शुरू कर देते हो। हालांकि इसमें सब कुछ बता दिया गया है, कुछ भी छोड़ा नहीं किया है। उसी को आप फिर जो स्टैंडर्ड बुक है, कि जब आप एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा पढ़ते हैं, मेडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्र, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जब आप विपिन चंद्र या स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं,
तो आपको यही चीजें बहुत इनहैंस्ड होकर के आपको पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा अपग्रेडेड होता है ये बड़े स्तर पे। अब इसमें बोरिंग लगने वाली कोई बात नहीं है, इसमें आप इंटरेस्ट कैसे लें, ये तो पूरा का पूरा आपका एनसीईआरटी है, जो कि आप लोग को एक और वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे आप क्यों पढ़ें और नोट्स भी कैसे कैसे बनाते चले। तो यही जो आप 6 to 8 पढ़ोगे, ये पूरी इंडियन हिस्ट्री जब आप पढ़ जाओगे, इसी में आपको जब दोबारा फिर एक बार पहली बार पढ़ोगे, फिर जब दोबारा पढ़ना शुरू करोगे तो टर्मिनोलॉजीज को टिक करते हुए, नोट करते हुए चलो, टर्मिनोलॉजीज नोट करते हुए। अब इसमें आपको अगर इस दौरान ये बोरिंग लगती है, तो बोरिंग लगने का मैं सीधा कहती हूं कि कोई भी चीज इंटरेस्टिंग क्यों लगता है, तो आपको कोई भी चीज इंटरेस्टिंग, पढ़ाई ही पूरी बोरिंग है, पूरी की पूरी पढ़ाई ही बोरिंग है। आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट होगा उसको भी बार बार पढ़ने का मन नहीं करता होगा, है ना। तो आपको कोई इंटरेस्टिंग बनाना है, क्योंकि ये आपको आईएएस बनाएगा, इसलिए आपको इंटरेस्टिंग बनाना है। तो जैसे ही आप वो पद याद करोगे तो आपको खुद ही अपने मन को समझाओगे कि नहीं भाई, हमको तो किसी भी तरह से इसको पढ़ना ही है, याद करना ही है। अब उस चीज को अगर ये भी आपको मालूम है कि रट्टा मारोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, अगर आप उसको समझ कर पढ़ोगे तभी नंबर मिलेंगे। और हिस्ट्री ऑप्शनल वालों का सिलेक्शन हिंदी मीडियम में ज्यादा होता है। तो कई बार, जैसे पिछली बार आपने देखा था 2019 का जब रिजल्ट आया था, कि एक बीटेक छात्रा थी और उन्होंने हिस्ट्री ऑप्शनल लिया था, इतिहास को वैकल्पिक विषय बनाया था। तो इतिहास उन्होंने कैसे समझा होगा फिर। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ एक तो ये चीज आपको इंटरेस्ट लेने के लिए कहती है, तो जैसे ही पॉजिटिव होकर पढ़ना शुरू करोगे तो अपने आप इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए आप फोकस करो किस पर, तो कॉन्सेप्ट पर। आप याद मत करो, समझो कि अच्छा, तो स्टोन एज में, पैलियोलिथिक पीरियड में औजार बड़े बड़े थे। तो औजार बड़े बड़े क्यों थे? क्योंकि उनके पास वैसे औजार नहीं थे जिससे उसको बहुत वो पॉलिश करते और शार्प करते, वो किसी भी तरह से औजार बनाना सीख गए थे। तो बड़े बड़े भोथरे औजार थे, क्योंकि अभी जस्ट वो लोग अब धीरे धीरे क्या है कि उन्होंने अपने हाथ पैरों को चलाना सीखा था। तो उसी तरह के औजार थे, फूड गैदरर्स थे, खाद्य संग्राहक थे, इधर से उधर भटकते रहते थे। तो हर कुछ ही औजार अपने साथ लेकर जाते होंगे, बाकी जहां स्थान छोड़ते होंगे वही छोड़ देते होंगे। तो फिर दूसरी जगह पर जाकर वो दूसरा बना लेते होंगे फटाफट, जल्दी जल्दी। तो आप इसी तरह से इंटरेस्ट लेते हुए जब आप देखते हो कि हम जो आज 21वीं शताब्दी में हैं, हम कैसे कैसे हमारा विकास हुआ है और ये विकास क्रम कैसे कैसे चला है। और इसमें आप साहित्य भी देखते हैं, विज्ञान भी देखते हो आप कि साहित्य का विकास, लिपि का विकास होता है, साहित्य का विकास होता है, विज्ञान का विकास होता है, कई तरह के धर्मों का उदय होता है, अलग अलग धर्म अलग अलग समय पर, अलग अलग देवताओं की अवधारणा अलग अलग समय पर, फिर कैसे मंदिर बनना शुरू होता है, मंदिर में लोग पूजा करना, भारत में कैसे इस्लाम आता है, मस्जिदें बननी शुरू होती हैं, मस्जिदों को बनाने का आर्किटेक्चर कैसा था। तो ये सारी चीजें जो है आप लोग इतिहास में पढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया कि इतिहास बोरिंग कहीं से भी नहीं है, ये आपको बहुत आपकी नॉलेज को एनरिच करता है। इसमें आप आर्किटेक्चर पढ़ते हो, म्यूजिक पढ़ते हो, आप डांस पढ़ते हो कि आप अलग अलग समय पे कौन कौन से डांस के फॉर्म्स रहे, फिर आप ये भी सारे रिलीजन के बारे में आप जानते हो कि कैसे कैसे सभी रिलीजन्स, कौन सा रिलीजन किस टाइम पर उसका उद्भव होता है, कैसे उसका विकास होता है, कैसे कैसे प्रशासन को चलाया गया। तो मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक और फिर सल्तनत काल में, मुगल काल में प्रशासन की व्यवस्था कैसी हुई थी, प्रशासन कैसे चलाए जाते थे, किस तरह के मंत्री होते थे, का प्रशासनिक इकाइयां कैसे होती थी,
खेती के तरीके कौन कौन से रहे, खेती को बढ़ावा देने के लिए कैसे कार्य किया गया, किन किन शासकों ने इसमें बहुत दिलचस्पी दिखाई कृषि को बढ़ावा देने में। तो ये आप लोगों का कि अर्थव्यवस्था से ये संबंधित हो जाता है। व्यापार, किन किन चीजों का व्यापार होता था, किन देशों के साथ व्यापार होता था, हम क्या आयात करते थे, क्या निर्यात करते थे, आप ये भी जानते हैं। किस बंदरगाह से किस चीज का आयात होता था, आप ये भी जानते थे। प्राचीन काल से ही किन विदेशों में किन से हमारा संबंध रहा, आप ये भी इतिहास में पढ़ते हैं। तो क्या नहीं पढ़ते हो आप इतिहास में? जैसे मैं ऐसी अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूं कि बनारस में हमारी फैमिली में एक चाचा जी हैं, वो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं इन सब बातों में। तो वो जब मेरे से बात करना शुरू करते हैं वर्तमान राजनीति पर या फिर वो दर्शन पर या साहित्य पर या किसी चीज पर, तो मैं हर टॉपिक पे उनसे बात कर लेती हूँ। तो उनको लगता है कि मैं क्या क्या पढ़ लेती हूँ, कि मुझे दर्शन भी पता है और साहित्य भी पता है। अच्छा, इतिहास को पूछते हैं तो वो तो पता ही रहता है। तो उनको ये पता ही नहीं कि मैंने ये सब कुछ सिर्फ इतिहास पढ़कर जाना है, क्योंकि इतिहास में सब कुछ है, सब कुछ, एवरीथिंग। तो ये इतिहास बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। मैं तो अपने को बहुत फॉर्चुनेट फील करती हूँ कि मैंने इतिहास से पढ़ाई की। ठीक है, अब मैंने एमबीए किया, वो कहीं साइड हो गया, उसकी बहुत सारी चीजें मैं भूल गई हूँ, कुछ चीजें मुझे याद है, लेकिन इतिहास यहां तक आया। और शायद इतिहास की वजह से ही मैं अपने को बहुत आप कह सकते हैं कि ऐसा मुझे महसूस होता है कि नहीं, मैं किसी के साथ भी किसी भी टॉपिक पर बात कर सकती हूँ। ये इतिहास की देन है। तो इतिहास को आप इस तरह से इंटरेस्टिंग बनाइए कि आपको वो ऐसे लिखने में हेल्प करेगा, आपको एथिक्स में हेल्प करेगा। जितने भी तिरुवल्लुवर, नारायण गुरु, अरस्तु, सुकरात और महात्मा गांधी की फिलॉसफी पूछी जाती है, विवेकानंद, ये सब आप इतिहास में पढ़ लोगे। जितनी भी ग्रेट पर्सनालिटीज हुई हैं वो सब हिस्ट्री में पढ़ लोगे, इंडियन और वर्ल्ड। बिस्मार्क, नेपोलियन, हिटलर, मुसोलिनी, सबके बारे में, ठीक है, सबके बारे में आप लोग पढ़ोगे। तो ये चीज बहुत ही एक अच्छी बात होती है हिस्ट्री में कि ये आपको पूरा का पूरा आपको बताता है कि पास्ट में क्या हुआ है और उसको आप वर्तमान से भी जोड़कर देख पाते हो। ठीक है, तो हिस्ट्री को आसान तभी बनाया जा सकता है जब आप उसमें सबसे पहले दिलचस्पी अपना क्रिएट करोगे। और दिलचस्पी क्रिएट करने के लिए, दिलचस्पी बढ़ाने के लिए इससे बड़ा रीजन और क्या चाहिए जो मैंने आपको दिया, कि वो आपको ओवरऑल सभी विषयों का नॉलेज देगा। जितने भी विषय आप पढ़ते हो, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, वो सारी चीजें आपको इतिहास में मिलेंगी। और जब बाकी सब विषय आप पढ़ते हो तो उसमें आप उसको बहुत ही आप माइक्रो लेवल पर फिर पढ़ना शुरू करते हो, लेकिन मैक्रो लेवल पर जानकारी आपको इस विषय में मिल जाता है। तो गुप्त काल में पढ़ते हो ना आप, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, मेडिकल आप पढ़ते हो कि किस तरह से इन लोगों को शल्य चिकित्सा पता था। और कई तरीके, चरक संहिता में तो कई तरीके बताए गए हैं ऑपरेशन के। केवल ये लोग बॉडी ट्रांसप्लांट करना नहीं जानते थे, अंग प्रत्यारोपण नहीं जानते थे। तो कितने तरह से, तो सब कुछ है इस इतिहास में। और ये इतिहास आपको प्रीलिम्स में आपको 20 से 22 क्वेश्चन, और मुख्य परीक्षा में आपका जीएस पेपर 1 तो हिस्ट्री है पूरा, ज्योग्राफी वाला पार्ट हटा दो तो इंडियन सोसाइटी में भी आपको हिस्ट्री से हेल्प मिलता है, इंडियन सोसाइटी में आपको पॉलिटी से भी हेल्प मिलता है। तो अगर आपने हिस्ट्री पॉलिटी अच्छी तरह से पढ़ा है तो आपको इंडियन सोसाइटी में काफी मदद मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि विमेन्स कंडीशन वगैरह सब आप इतिहास से कनेक्ट करके जब आप लिखते हो
तो अच्छा इंपैक्ट जाता है एग्जामिनर पर। तो आप ये सोचो कि सभी विषयों में ये आपको एक कॉन्सेप्ट देने वाला है, एक बैकग्राउंड देने वाला है ये, और अकेले आपको ये 20-22 नंबर दिलाएगा प्रीलिम्स में, और मुख्य परीक्षा में भी ये आप लोगों को कम से कम अलग अलग विषयों को इंक्लूसिव मिलाए तो 300-400 नंबर आपको दिलाएगा ये। एथिक्स जीएस पेपर 1, ठीक है। और आईआर में भी अगर आप थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे दोगे, अब अमेरिका के साथ जब भी कुछ पूछा जाए तो आप इसी में इतिहास में पढ़ते हो आफ्टर इंडिपेंडेंस, और आप देखते हो कि अमेरिका ने कैसा व्यवहार किया था नेहरू के समय, इंदिरा गांधी के समय, शास्त्री के समय और इंदिरा गांधी के समय। तो आपको बैकग्राउंड इतिहास ने दे दिया, उसी के आधार पर आप वर्तमान राजनीति की तुलना कर सकते हो, ठीक है। तो इसको 6 से शुरू करना है आपको, है ना। आपको शुरू कहां से करना है, तो शुरू करना है आपको 6 से। पहले इतिहास को समझो, पूरा एक कॉन्सेप्ट बनाओ, और है एकदम क्रमानुसार, यानी स्टोन एज से लेकर पाषाण काल से लेकर और पार्टीशन तक, पाषाण काल से लेकर पार्टीशन तक एक पूरा एक अपना ऐसे रिदम में पूरा एक वो बनाओ खाका। आपको इतिहास का ये क्रम पहले पता होना चाहिए, और तब अब इनके बीच जो घटनाएं हुई हैं उनको एक एक टॉपिक पर अपनी क्लैरिटी बनाओ। और उसके लिए किताबें, तो किताबें आपको क्या करना है, तो किताबें आपका 6 to 12 आपकी एनसीईआरटी हो गई, जिसमें इंडियन हिस्ट्री 6 से लेकर 8 और फिर 12th, जो 9th है, 10th है और 11th है, ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है। ये भी नुकसान नहीं करेगा क्योंकि ये आप लोगों का मेंस में पूछा जाता है, मुख्य परीक्षा में। तो इंडियन हिस्ट्री के लिए सबसे पहले अपना इंडियन हिस्ट्री तैयार करो, यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। मुख्य परीक्षा में वर्ल्ड हिस्ट्री से 1-2 ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे पहले ये पढ़ना, और फिर तब जाकर जब ये पूरा ये क्लियर हो जाए और जब टॉपिक वाइज क्लैरिटी करनी है तो आप स्टैंडर्ड बुक ले लो आप। तो फिर स्टैंडर्ड बुक में एंशिएंट के लिए आर्य शर्मा, और मैंने खुद आर्य शर्मा कंप्लीट कराई है। फिर आपका मेडिवल के लिए सतीश चंद्रा, ये सब आपकी ओल्ड एनसीईआरटी हैं जो आपके लिए स्टैंडर्ड बुक्स बन चुकी हैं। और मॉडर्न के लिए आपको विपिन चंद्रा, ठीक है, विपिन चंद्रा इज बेस्ट बुक। और मुहिम पर मैं इसको कवर करा रही हूं, मैंने आर्य शर्मा कंप्लीट करा दिया है, सतीश चंद्र हाफ से ज्यादा कंप्लीट करा दिया है, और विपिन चंद्र मुहिम पर चल रहा है। इसी तरह मैंने ये सभी एनसीईआरटीज भी पढ़ा रखी हैं और फिर से पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अगर आप मेरे साथ भी अगर फॉलो करते हैं तो आपको हिस्ट्री आपकी तैयार हो जाएगी, और हिस्ट्री आसान भी लगने लग जाएगी, क्योंकि मैं हमेशा ही कनेक्ट करके और हिस्ट्री को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं कोशिश करती हूं कि मैं आपको पढ़ाऊं, ठीक है। तो हिस्ट्री मिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री आपके लिए क्या है, सुपाच्य खिचड़ी है। आपको देखने में सब कुछ मिक्स्ड लगता है, लेकिन जब आप उसको खाते हो तो आसानी से पच जाती है। तो पहले आप उसको खाओ और फिर देखना कैसे पचेगी, ठीक है। तो आप मुझे फॉलो करते रहिए, मुहिम पर फॉलो कर लीजिए मुझे। आप लोगों का ये पूरा का पूरा मैंने फाउंडेशन बैच शुरू कर दिया है इतिहास के लिए, वहां पर फॉलो कीजिए, टॉपिक वाइज आपका ये क्लियर होता चला जाएगा। तो 2022 के लिए ये बैचेस शुरू हुई हैं, 2023 के लिए ये बैचेस शुरू हुई हैं, और ये 6 अक्टूबर से शुरू होंगी। 29 सितंबर से एक शुरू हो चुका है, 18 अक्टूबर से ये सभी न्यू बैचेज आ रही हैं मुख्य परीक्षा के लिए, क्योंकि अभी 10 अक्टूबर को आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, ठीक है। और ये सिंप्लीफाइड बैच
जिसमें आप लोगों का द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, योजना, कुरुक्षेत्र, पीआईबी, आरएसटीवी, ऑल इंडिया रेडियो और ईपीडब्ल्यू, सब कुछ आपको एक ही क्लास में इन सब के जितनी भी मुख्य बातें होंगी, मुख्य जो खबरें होंगी, उनको कवर कराया जाएगा। तो ये 2 अक्टूबर से शुरू हो गया है। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक ध्यान लगाकर, मन लगाकर पढ़ते रहिए और बिल्कुल आपको हमेशा एक चीज याद रखना है कि आपको पढ़ना नहीं है, समझना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन और लाइक करके जाइए, शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।